नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। हम आज बात करेंगे सबसे पहले बांकीपुर उपचुनाव को लेकर, जहां बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं नितिन नवीन, उनकी रिव्यू मीटिंग के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ये है कि क्या जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के नीरज सिन्हा, उनको लोकल लीडर का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी जो हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरा विषय जो हमारा है वो चिराग पासवान के यूपी में चुनाव लड़ने को लेकर जिस तरह से चर्चा है कि क्या चिराग पासवान यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। पंडित, पासी और पासवान का जो नया पॉलिटिकल नारा है वो फॉर्मूला क्या सामने रखा है। और तीसरा जो हमारा विषय होगा वो बिहार कैबिनेट ने सोशल मीडिया, पेपर लीक और साइबर क्राइम पर सीसीए के तहत सख्त कानून लागू करने की तैयारी कर दी है। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले हम लोग बांकीपुर बाई इलेक्शन को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से नितिन नवीन की प्रेस्टिज फाइट बन गया है ये पटना दौरे के दौरान जिस तरह से रिव्यू मीटिंग हुई, उसमें ऐसी इनसाइड रिपोर्ट मिली कि सबको चौंका दिया है। रिपोर्ट के जो मुताबिक कई जो ऐसे लोकल बीजेपी लीडर्स हैं और स्टार कैंपेनर्स हैं, अब तक कैंडिडेट नीरज सिन्हा के सपोर्ट में ग्राउंड पर एक्टिव नहीं दिखे हैं। इसके बाद नितिन नवीन ने एक एक नेता से रिपोर्ट कार्ड मांगा है कि कौन प्रचार से दूर है और क्यों। हालांकि बीजेपी ने 60 जो है वो शक्ति प्रदर्शन के लिए जिस तरह से तैयारी कर रही है, तो कितना असर पड़ेगा ये प्रशांत किशोर क्या यहाँ पे एक्टिव दिखेंगे, कैसे ये बांकीपुर का चुनाव बीजेपी के लिए कितना ज्यादा अब डिफिकल्ट होता जा रहा है। देखिए, बीजेपी के पास तो ताकत संगठन की ही है। बूथ प्रबंधन और सांगठनिक धार, इसी के ताकत पर तो बीजेपी हमेशा वहां से जीतते रही है। बांकीपुर से 422 बूथ है और 3,79,000 मतदाता है। तो 422 बूथ के प्रबंधन को जिस तरह से माइन्यूटली देख रही है बीजेपी, लगता है कि उस प्रबंधन में कहीं ना कहीं से चीजें छूट रही है, क्योंकि उम्मीदवार बिल्कुल नए हैं नीरज सिन्हा। तो हालांकि कोई अधिकृत तौर पर तो नहीं 40 स्टार प्रचारक लगाए गए हैं। कल भी सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कहा कि कम से कम 2 घंटा विधायकों के बारे में कहा कि आपको क्षेत्र में देना चाहिए, मैंने बांकीपुर विधानसभा में देना चाहिए बाई इलेक्शन। नितिन नवीन तो बजाबते कैंप भी कर रहे हैं, उनको प्रतिष्ठा की सीट है। तो हो सकता है उदासीनता, नाराजगी तो रहती ही है। कई लोग उम्मीद लगाए रहते हैं कि ये सीट अगर खाली हुआ है तो हमारी बारी आएगी। कई चेहरों पर हम लोगों ने बात भी किया था, जो भारतीय जनता पार्टी के ही कास्ट समाज के ही लोग थे, उन पर हम लोगों ने बात किया था। उनको तो नहीं मिला टिकट, लेकिन जिनको भी टिकट मिला, बीजेपी का क्या रही है कि हम कार्यकर्ता को लड़ाना चाहते थे, हमने कार्यकर्ता को लड़ाया। और जिस तरह से नितिन नवीन को राष्ट्रीय फलक पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई, तो बांकीपुर की जिम्मेवारी किसी कार्यकर्ता को दी। अब असंतोष हो सकते हैं, ये मैं नहीं कह सकता हूं कि असंतोष, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रशांत किशोर का एक अपना इंटरेक्शन है। अगर जातीय गोलबंदी नहीं, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं, हिंदुत्व का कार्ड अगर वहां नहीं चला, तो ऐसी स्थिति में टक्कर तो कड़ा दिख ही रहा है ना। मुस्लिम वोटर जो कभी आरजेडी के ट्रेडिशनल वोटर थे, माई समीकरण कहा जाता था, वो मुसलमानों का रुझान दिख रहा है प्रशांत किशोर की तरफ। ठीक है, रेखा गुप्ता चुनाव नहीं जीती, रनर तो थी ही, 46,000 वोट तो ले ही आई थी। अगर 98,000 इनको आया था कुछ नितिन नवीन को, तो 46,000 से कुछ ऊपर वोट तो वो भी लाई थी। तो बांकीपुर के रण में एक है कि हाँ ठीक है, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन हम उम्मीदवार को लेकर के हमें चुनना होगा। तो हम तय करेंगे कि रेखा गुप्ता हमारी पसंद है
कि प्रशांत किशोर हमारी पसंद है कि नीरज सिन्हा पसंद है, वहां पर बीजेपी को थोड़ा कड़ा मुकाबला का सामना करना पड़ा। और जो ट्रेडिशनल वोटर रहे हैं उनके केवल कायस्थी नहीं रहे हैं, क्योंकि बांकीपुर में भूमिहार और ब्राह्मण बहुलता है, राजपूत जाति के लोग, और सवर्ण के वोट को केवल मिला दिया जाए तो वहां पर करीब करीब 135 140 हजार के करीब पहुंच जाते हैं। जो सवर्ण ट्रेडिशनली वोटर होते थे किसको, बीजेपी के, इस बार वो सब बटे हुए दिख रहे हैं। वो भरत तिवारी का मामला हो, चंदा चोरी का मामला हो, यूजीसी बिल का मामला हो, इनको लेकर के सवर्णों के अंदर में भी जिस तरह से बीजेपी के प्रति मजबूती के साथ खड़े रहते थे, कल हो सकता है कि तस्वीर बदल जाए, जिसके लिए बीजेपी के सारे बड़े नेता पूरा अपना एड़ी चोटी एक किए, लेकिन अभी थोड़ा बोल रहे हैं। और शहरी मतदाता कम निकलते हैं। पिछली बार भी 41% ही तो पोलिंग हुआ था वहां, जहां पर बिहार के कई सीटों पर 62%, 64%, 65% पोलिंग हुई थी, बांकीपुर में 41% हुआ था। तो 40 से 41% में 3,79,000 मतदाता किसकी तरफ झुक जाएंगे, किनका बेड़ा गर्क कर देंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। वैसे भी पूरी तरह से अब बीजेपी में उस तरह से एकजुट नहीं है जिस तरह से पिछली बार है। बिल्कुल। और रेखा गुप्ता और नीरज सिन्हा और प्रशांत किशोर तीनों की बात वो कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा, हमारा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो सवाल उठाएगा, जो कहेगा वो करेंगे। तो बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, लगातार 95 से ये सीट बीजेपी जीतते आ रही है। तो जो सीट जीती हुई, और नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रबंधन को लेकर के टास्क इन्होंने दिया है, बार बार मीटिंग कर रहे हैं, नेताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और पुराने और नए नेतृत्व के बीच में समन्वय की भी कोशिश कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन बने, जो नई पीढ़ी है उससे भी और पुराने जो नेता हैं उनसे भी, दोनों को कोऑर्डिनेशन बना करके और हम इस सीट को किसी भी तरह से निकाल दें। और जितने इनके सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, इनको तो बूथ वाइज दिया गया है कि आप वहां जाइए और उस इलाके में जो भी आपके संपर्क के लोग हैं उनको साधिए, ताकि बीजेपी अपनी इस सीट को बचाने में कामयाब हो जाए। और पहले भी आपके साथ मैंने बात किया है कि ये सब तो नितिन नवीन बहुत पहले बोल चुके हैं। बिल्कुल। तो जो भी हो सीट तो मान करके चला जाएगा कि ये मेरी ही है, नितिन नवीन जी की है। वो कहते हैं कि विकास का संकल्प मेरे साथ जुड़ा रहेगा, मतलब विधायक कोई बन जाए लेकिन बांकीपुर के विकास के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अस्थायित्व की बात कर रहे हैं कि बार बार अगर आप इसी पार्टी के उम्मीदवार को जिता करके भेजिएगा तो विकास को आकार देना ये मेरी जिम्मेवारी होगी। इसके बाद भी एक है डिबेट तो है, लोगों के बीच में डायलॉग अलग अलग तरीके से हो रहे हैं कि आखिर नीरज सिन्हा क्यों, प्रशांत किशोर क्यों नहीं। तो वो जो टक्कर है, हालांकि बीजेपी चाहती है कि प्रशांत किशोर टक्कर में नहीं आए रेखा गुप्ता के साथ, लेकिन अब किन्हीं के चाहने से तो नहीं होगा, जनता तय करती है। आपको एक छोटा उदाहरण दे करके मैं ये करता हूँ कि आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो उनकी तो पूरी ताकत थी, चाहते तो गोरखपुर की सीट बचा लेते, लेकिन जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो गोरखपुर की सीट जो है हार जाती है बीजेपी और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार वहां चुनाव जीत जाता है। तो नितिन नवीन चाहेंगे, सम्राट चौधरी चाहेंगे, इनके शीर्षस्थ नेता चाहेंगे, वही जनता भी चाहेगी, ये कोई जरूरी नहीं। बिल्कुल। तो इसको लेकर के बीजेपी पूरी ऊर्जा लगाए हुए है कि हम कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं रहे जो अछूता रह जाए। असंतुष्ट व्यक्ति को मनाने के लिए जितनी भी तरह की बात उनके साथ करनी हो करें, आश्वासन दें। इसको लेकर के वो हर नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बड़े नेताओं की नाराजगी हो या छोटे कार्यकर्ताओं की नाराजगी। बिल्कुल सर, चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वो 2027 के यूपी असेंबली इलेक्शन में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने नया नारा दिया है, पंडित, पासी और पासवान। यूपी में ब्राह्मणों की आबादी की अगर हम बात करें तो करीब 10 से 12% है और पासी पासवान की आबादी करीब
5% है, यानी दोनों मिलाकर करीब 17% ये वोट बैंक है। और यूपी में दलितों की कुल आबादी जो है 20.7% है। पॉलिटिकल सर्कल में अगर हम देखें तो ये चर्चा है कि इस सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीजेपी, एसपी और पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण का असर जो है वो कम करना चाहती है एलजेपीआर। हालांकि एलजेपीआर को अगर हम 2022 के यूपी असेंबली इलेक्शन में देखें तो सिर्फ 0.01% वोट मिला था। ऐसे में सबकी नज़र इस बात पर है कि चिराग पासवान जो है वो यूपी में अलग से कोई पॉलिटिकल ग्राउंड तैयार कर रहे हैं या एनडीए की ही इलेक्शन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। जिस तरह से वो नया पासी, पासवान और पंडित की बात कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी क्या है, वो फॉर्मूला क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में मायावती की धार कमजोर हुई तो राष्ट्रीय फलक पर एक राष्ट्रीय दलित नेता के तौर पर चिराग पासवान अपना एक्सपेंशन चाहते हैं, अपना विस्तार चाहते हैं। इनके बहनोई हैं अरुण भारती और वो जमुई से सांसद भी हैं। लखनऊ में एक उन्होंने मीटिंग की थी और उस मीटिंग में बहुत पहले ये नारा लगा था पंडित पासी पासवान, और उस बुलंदी की बात वो कर रहे थे। तो देखते हैं कि क्या ये दलित और सवर्ण दोनों को एकजुट करने की जो ये कोशिश कर रहे हैं, इसमें ये कितना हद तक सफल होते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि जिस तरह से पीडीए का फॉर्मूला था, यहाँ P3 का फॉर्मूला की बात हो रही है कि पंडित भी पी से शुरू होते हैं, पासी भी पी से शुरू होते हैं, पासवान भी शुरू होते हैं। तो सवर्ण वोट के एक हिस्से तक पहुंच बनाने की कोशिश है और चिराग चाहते हैं कि एक स्पेस हमें भी मिले। अगर मायावती की धार धीरे धीरे कमजोर हो गई है, और उत्तर प्रदेश तो कभी था कि जो वहां की राजनीति ही दलित नेता तय करते थे, काशीराम और मायावती तय करती थी। मायावती तो मुख्यमंत्री लगातार रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी धार कमजोर हुई और समाजवादी पार्टी, अभी भारतीय जनता पार्टी आ गई। फिर एक बार वो ब्राह्मण और पासी और पासवान के बहाने वो दलित राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्राह्मणों की बात वो कर रहे हैं इसलिए कि चूंकि आपने देखा होगा कि भरत तिवारी के घर बिहार में गए थे चिराग पासवान, और उन्होंने सरकार में रहते हुए जिस तरह से सवाल किया था सरकार से, उनको लगता है कि ब्राह्मणों में एक अच्छा मैसेज गया है। भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा ब्राह्मण वहां नाराज भी चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो मैं मानता हूं कि एनडीए से वो बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन अपने स्टेक की बात तो वो करेंगे। अभी ये सब राजनीति में ये सब, इसको हम लोग पोस्चरिंग बोलते हैं, तो ये पोस्चरिंग होगा कि ये वोट बैंक हमारे पास इतने हैं, ठीक है हम गठबंधन में लड़ लेंगे, लेकिन हमको कम से कम इतनी सीटें आप दें, नहीं तो फिर तो चलिए हम भी लड़ लेंगे, आप भी लड़ लीजिए, पंडित पासी पासवान को हम अपने साथ एकजुट कर लेंगे। तो राष्ट्रीय फलक पर अपना एक्सपेंशन चाहते हैं, राष्ट्रीय फलक पर एक दलित चेहरा के रूप में अपने को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, मायावती का विकल्प बनना चाहते हैं। ये सारी महत्वाकांक्षा इनका है। ऐसा नहीं है कि पहले चिराग की पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ी है, लड़ी है, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं आई। लगा कि इस बार हम देखते हैं कोशिश करके कि क्या केवल ये जातीय गणित को हम साध लेंगे तब हम परिणाम दे पाएंगे, या दलित वोटों में जो बदलाव आए उस बदलाव को चिराग ने महसूस किया है और लगा है कि एक दलित चेहरे के तौर पर हम रहेंगे। क्योंकि मैं चिराग पासवान को भी और इनको भी देखते रहता हूँ। अरुण भारती तो कल ही बोल रहे थे, मैं एक शो में देख रहा था कि आप लोगों ने कैसे विपक्ष को कह रहे थे कि कैसे आपने भड़काया, आरक्षण छीन लिया जाएगा, और इसकी वजह से कंफ्यूजन में डाल करके उत्तर प्रदेश में आपने लोकसभा में अच्छी खासी सीटें ले आई, लेकिन हम उस कंफ्यूजन को दूर कर दिए हैं। तो बीजेपी भी अपने तरीके से इनको लॉन्च कर सकती है। बीजेपी भी कहीं ना कहीं अपने तरीके से इनको एक स्पेस दे सकती है कि आप जाइएगा और दलितों की बात कीजिएगा, एक दलितों में संवाद होगा, मैसेज जाएगा, और फिर आप एक गठबंधन में चुनाव भी लड़ जाइएगा। तो दोनों संभावना है। चिराग पासवान का एक्सपेंशन पार्टी का अखिल भारतीय स्तर पर,
एक दलित चेहरा के तौर पर कि हम उत्तर भारत में एक स्थापित चेहरा के तौर पर चिराग पासवान युवा चेहरा के तौर पर अपने को स्थापित करना चाहते हैं। और तीसरी बात कि ये पंडित पासवान के बहाने एक सामाजिक समीकरण, एक जातीय समीकरण को जोड़ करके, जिसके तरफ आपने बताया कि ब्राह्मण का इतना परसेंट, पासी का इतना परसेंट, पासवान का इतना परसेंट जोड़ करके एक वोट बैंक का दबाव कि हमारे पास तो इतने परसेंट वोट हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, अगर आप हमें सम्मानजनक सीट दिए तो ठीक, नहीं तो मैं इनके साथ और खड़ा हो जाऊंगा। 403 सीटों पर हमें लड़ने से कौन रोक सकता है। तो देखना होगा कि क्या ये सामाजिक समीकरण को लेकर के ये प्रेशर बनाने में कामयाब हो जाते हैं या सामाजिक समीकरण केवल ये पॉलिटिकल एजेंडा की तरह हो। बात तो ये किए चुनाव के वक्त में कुछ वैसी स्थिति नहीं बन सकी, इंतजार करना होगा। लखनऊ में इन्होंने किया है, अभी तो जेडीयू के श्रवण कुमार भी लखनऊ गए हैं। कल मैंने देखा न्यूज़पेपर में कि जेडीयू का रहे कि अभी लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव। बीजेपी क्या इन सारे अपने घटक दलों को दबाव की वजह से उन्हें सीट देगी, समझौता करेगी, या कहते हैं कि भाई अगर आपको लगता है कि आपके बहुत मजबूत आधार वोट बैंक है तो आप लड़ लीजिए, आप भी चुनाव, क्या दिक्कत है, हम भी लड़ लेंगे, आप भी लड़ लीजिए। तो दलित कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है चिराग पासवान के द्वारा, और मायावती की जो ताकत है वो धीरे धीरे जैसे जैसे घट रही है। कोई दलित नेता, वो रावण वगैरह हैं, लेकिन रावण की स्वीकारिता उत्तर प्रदेश में उस तरह से नहीं है। तो एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान एक दलित चेहरा के तौर पर, युवा दलित चेहरा के तौर पर अपना स्पेस लेने की कोशिश कर रहे हैं। जनता इनको स्पेस देगी नहीं देगी, एनडीए इनको स्पेस देगी नहीं देगी, ये तो वक्त बताएगा। कोशिश वही है, इसलिए पंडित पासवान के बहाने क्या वो गूंजे आसमान, पंडित पासवान का वो नारा लगवा रहे थे अरुण भारती लखनऊ में, मैं देख रहा था। तो देखते हैं कि इनका धरती और आकाश गूंजता है या केवल ये राजनीति में ही ये नारे रह जाते हैं पंडित पासवान। बिल्कुल सर, बिहार गवर्नमेंट ने कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े डिसीजंस लिए हैं। अब सोशल मीडिया पर एब्यूसिव कमेंट्स, ट्रोलिंग और ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे केसेस में सीसीए यानी क्राइम कंट्रोल एक्ट के अंडर लाया गया है और पेपर लीक माफिया पर भी अब डायरेक्ट सख्त एक्शन होगा। गवर्नमेंट ने 132 साल पुराने जेल लॉ को हटाकर नया करेक्शनल लॉ लाने का फैसला किया है। इसके अलावा अग्निवीर को फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट में 20% रिजर्वेशन, मॉडल स्कूल स्टूडेंट के लिए 6000 यूनिफॉर्म पैकेज और मुजफ्फरपुर में 2 नई यूनिवर्सिटीज़ खोलने को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। ऐसे में सोशल मीडिया पर जो जिस तरह से सीसीए एक्ट के तहत सख्त एक्शन और पेपर लीक पर बड़ा कानून जिस तरह से कैबिनेट में पास हुआ है, क्या इससे क्राइम रुकेगा या फिर कोई नया डिबेट होगा, और ये मॉडल बिहार में कितना प्रभावी होगा? देखिए, सीसीए तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था, जिसके बारे में आप कह रही हैं क्राइम कंट्रोल एक्ट, इसको साइबर के साथ जोड़ दिया गया है। इस साइबर क्राइम कंट्रोल एक्ट भी लागू होगा बिहार में, ताकि साइबर अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सके और इसको कानूनी ढांचा देने की कोशिश की जा रही है। और इसका उद्देश्य है ऑनलाइन धमकी, अभद्र भाषा, फर्जी अकाउंट, साइबर बुलिंग, डिजिटल अपराध, ये जो भी होते हैं इस पर कार्रवाई करने की बात। इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये है कि अगर सरकार की आलोचना हो रही है और अगर उस आलोचना को भी अपराध की श्रेणी में रखा दिया जाएगा तो विपक्ष हमलावर होगा कि देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ये चेक करना चाहते हैं, क्या दिक्कत है। कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर अगर अपनी बात बोल रहा है, कोर्ट ने भी कई बार संज्ञान लिया है जिसमें कहा है कि सरकार के कार्यों से असहमति व्यक्त करना कोई अपराध नहीं है। अभी तो महाराष्ट्र के एक जमादार साहब जज हैं, उन्होंने एक फैसला दिया था। तो देखते हैं कि क्या केवल इसको उसके तहत रखा जाएगा या वास्तव में कोई ऐसा पोस्ट के माध्यम से जो धमकी दी जाती है, अश्लीलता भरी बातें की जाती हैं, सांप्रदायिक नफरत फैलाया जाता है, साइबर बुलिंग की जाती है, क्या इस तरह से फर्जी पहचान बना करके और अपराधी
अपमान जैसी बातें करते हैं, तो क्या मामला है, इसको देखना होगा। अब है क्या कि मीडिया रिपोर्ट तो कह रही है कि 1 साल तक इसकी सजा हो, लेकिन देखना होगा कि अदालत जो है वो सजा किस संबंधित धारा में रखती है। यह अदालत की प्रक्रिया तय होगी कि भाई ये किस धारा के अंतर्गत आएगा और इसकी सजा की अवधि कब होगी। सरकार जरूर बता रही है कि ये साइबर अपराध रोकने का ये एक उपाय है, लेकिन विपक्ष नागरिक अधिकार समूह इस बात पर नजर रखेगी कि कहीं इसका उपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए तो नहीं हो जाए। तो मेरा कहना है कि इसकी असली परीक्षा होगी इसके कार्यान्वयन पर, इसकी पारदर्शिता पर। अगर इसका एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं हुआ, कानून तो बहुत इस देश में बने हुए हैं, राज्य में भी बहुत कानून बने हुए हैं, लेकिन जब आप सिलेक्टिव हो जाते हैं उसके कार्यान्वयन में, तो आप पर सवाल होते हैं ना, क्या आप पारदर्शी हैं कि वो अपराध की श्रेणी में वो चीजें आती है नहीं आती हैं। तब तो किसी को डराने धमकाने के लिए कोई सोशल पोस्ट पर उसको उस पर एक एफआईआर दर्ज कर दिया जाएगा और कहेगा कि आपने सोशल पोस्ट पर इस तरह का पोस्ट किया था, ये अपराध की श्रेणी में है, इसलिए आपको दंडित किया जाएगा। तो ये एक विषय है कि क्या इसको जो है किस रूप में सरकार जो है ये देखती है। और रह गई बात ये जो 3 बड़े सवाल, क्या इस कानून से अपराध कम होंगे, साइबर अपराध कम होंगे, इसका भय होगा? क्या कानून का उपयोग केवल अपराधियों पर होगा या आलोचकों पर भी होने की संभावना है? और क्या पुलिस के पास स्पष्ट दिशा निर्देश और पर्याप्त प्रशिक्षण इस बात के लिए है कि वो बाइफरकेट कर सके कि वो क्राइम के श्रेणी में आता है या आलोचना की श्रेणी में आता है? तो इसके ये सारे पक्ष हैं। बिल्कुल, डिजिटल कानून व्यवस्था वाली कदम की सराहना कौन नहीं करेगा। आप अखबारों में खबरें देखती होंगी, सोशल मीडिया पर खबर देखती होंगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबर आती है कि डिजिटल अरेस्ट में उनको कर लिया गया, उनके अकाउंट से इतने पैसे निकाल लिए गए। तो साइबर अपराध तो हो रहे हैं, ये सच्चाई तो है। और उसको लेकर के भी अगर सरकार कोई सख्त कदम उठाती है तो मैं मानता हूं कि इसकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन इसकी पारदर्शिता को लेकर के थोड़ा सा कि निष्पक्ष और पारदर्शी क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक सवाल है। तो जो भी साइबर अपराध को लेकर के सरकार ने जो एक सीसीए एक्ट की बात की है कि हम साइबर में भी सीसीए एक्ट लगाएंगे और उनको पनिश करेंगे, बिल्कुल आप कीजिए, लेकिन थोड़ा संविधान के दायरे में रह करके, कोर्ट के निर्देश के अनुसार, और सिलेक्टिव मत होइए। और बाइफरकेट आपको करना होगा, पुलिस को आप प्रशिक्षित कीजिए कि पुलिस इसको बाइफरकेट करे कि क्या ये वैस होकर के किया हुआ है कार्रवाई या वास्तव में ये अपराध की श्रेणी में आता है। आलोचना और अपराध दोनों में अंतर अगर आप कर करके कार्रवाई करते हैं कि नहीं ये तो अपराध की ही श्रेणी में आता है, ये आलोचना की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसकी सराहना होगी। लेकिन अगर आलोचना को भी अपराध की श्रेणी में ला करके लोगों को पनिश करने लगेंगे तो इससे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के लोग सवाल उठाएंगे। देखते हैं कितना पुलिस को पहले तो प्रशिक्षित कर पाती है बिहार सरकार, कैसे इस तरह के जो चीजें हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा किया उसको कैसे बहुत माइन्यूटली देखती है कि हाँ आप इस तरह का बुलिंग, फर्जी अकाउंट बना करके किसी को तंग परेशान करना, किसी का अपमान करना, कितना नजर रखती है साइबर वाले लोग। इसके लिए तो काफी ट्रेनिंग देनी होगी, इंतजार करनी होगी, लेकिन एक अच्छा कदम है। अगर अपराध है तो अपराधियों को नियंत्रित भी किया जाना चाहिए। तरीके को लेकर के जितने सवाल हों कि पारदर्शी होनी चाहिए, लेकिन अपराध पर तो नियंत्रण होना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से साइबर क्राइम के केसेस बढ़ रहे हैं तो ऐसे में सीसीए कानून एक अच्छी पहल है, लेकिन जैसा कि आपने सवाल भी उठाया और कहा भी कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पुलिस बाइफरकेट करे कि कौन से केसेस जो हैं वो साइबर क्राइम के तहत आते हैं और कौन से केसेस सिर्फ आलोचना के तहत आते हैं। कई सवाल हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन पर को लेकर कई तरह की बात सामने आएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा केसेस भी हमें समझ में आने लगेंगे। सर बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।